इस मूवी को काफी ज्यादा नग्नता और दरिंदगी के कारण 8 देशों ने बैन कर दिया, पर जिन देशों में इसे रिलीज किया वहां इसे काफी पसंद किया गया। अगर आप भी देखना चाहते हैं ऐसा क्या है इस मूवी में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर देखते रहना आराम से इस वीडियो को एंड तक। मूवी की शुरुआत होती है सिएटल वॉशिंगटन में रह रहे हस्बैंड वाइफ के साथ, जो अपनी फिजिकल रिलेशन में इतने बिजी होते हैं उन्हें ध्यान भी नहीं रहता उनका छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है। और तभी वो छोटा बच्चा निक उठकर विंडो से बाहर देखने के लिए विंडो पर चढ़ता है, तो उसका पैर फिसलने से निक नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वैसे मूवी में इन हस्बैंड वाइफ का कोई नाम तो नहीं बताया गया, पर हम अपनी तरफ से मेल को स्कॉट और फीमेल को एना नाम देते हैं, ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ी इजी रहे। इसके बाद एना और स्कॉट निक का फ्यूनरल करते हैं, जहां स्कॉट रोते हुए जाता है, तो वहीं एना अपने बेटे की मौत से सदमे में थी और तभी बीच रास्ते ही वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद एना को 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, क्योंकि उसे एटिपिकल ग्रीप जकड़ लेता है। जब काफी दिन तक एना की कंडीशन में सुधार नहीं हुआ, तो स्कॉट उसे खुद ही ठीक करने की सोचता है, क्योंकि स्कॉट एक साइकोलॉजिस्ट था जो पेशेंट्स को मेडिसिन से नहीं बल्कि बातों से ठीक करता था। यही सोचकर स्कॉट एना को घर ले आता है, लेकिन रात को एना डर कर खड़ी हो जाती है और अपना दुख दर्द कम करने के लिए स्कॉट को बोलती है कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, पर स्कॉट इसके लिए उसे मना कर देता है। ऐसे स्कॉट के मना करने पर एना उसे ताने देने लगती है कि वो कभी भी उसके साथ नहीं था, न ही अब है और न ही तब था जब पिछली बार समर में निक के साथ ईडन फॉरेस्ट गए थे। एना की इस बात पर स्कॉट उसे बोलता है कि वो तब इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें अपनी थीसिस के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए था, क्योंकि एना एक गाइनोसाइड नाम की बुक पर काम कर रही थी जो कि औरतों को मारे जाने से रिलेटेड थी। इसी बीच स्कॉट को पता चलता है कि एना को सबसे ज्यादा डर ईडन फॉरेस्ट से लगता है, जिस वजह से स्कॉट एना पर एक्सपोजर थेरेपी का यूज करने का सोचता है। अगले ही दिन स्कॉट एना को लेकर ईडन वाले वुडन केबिन के लिए निकल पड़ता है, जो कि कुछ देर बाद ईडन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। पर केबिन तक पहुंचने से पहले ही एना थक जाती है और कुछ देर के लिए वहीं आराम करने लगती है। इसी बीच स्कॉट को जंगल में एक फीमेल डियर दिखाई देती है, जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये सीन बताने की कोशिश करता है ये पेनफुल ग्रीफ खत्म हो जाएगा, बस कुछ टाइम की ही बात है। और फिर इसके बाद चैप्टर 2 पेन शुरू होता है, जहां ये दोनों अपने केबिन में पहुंच जाते हैं। और फिर स्कॉट एना का डर धीरे धीरे कम करने के लिए उसे जंगल में घुमाने लगा, पर इसी बीच पेड़ से एक चील का बच्चा गिर जाता है, पर तभी चील उसे उठाकर खाने लगती है। ये सब देखकर एना को खुद के बच्चे की याद आने लगी, जो कि रोने भी लगती है। इसके बाद एना को ठीक करते करते खुद स्कॉट भी अननॉर्मल होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो सोचता था कि इस जंगल में लाकर वो एना को ठीक कर लेगा, लेकिन एना की तबीयत ठीक होने की बजाय और खराब होती जा रही थी। वो सेशन के दौरान दुखी होकर जबरदस्ती सेक्स की मांग करने लगती थी। अब इतना सेक्स तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ जॉनी सिंस को छोड़कर। खैर, एक सुबह जब स्कॉट सोकर उठा तो उसके हाथ पर काफी सारे टिक्स गड़े हुए थे, जिन्हें बाद में स्कॉट ने निकाल दिया था। और फिर एक सुबह एना स्कॉट को विश्वास दिलाती है कि वो ठीक हो गई है। उसे अब नेचर से, जंगल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन स्कॉट ये देखकर खुश होने की बजाय शौक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतना जल्दी वो कैसे ठीक हो गई, पर सच में ही एना ठीक नहीं हुई थी, बस वो ठीक होने का ढोंग कर रही थी। इसी के साथ एना बताती है कि जब पिछली बार वो निक के साथ यहाँ आई थी तो उसे जंगल में निक के रोने की आवाज सुनाई दी, और जब उसने पूरा जंगल छान मारा तो निक उसे कहीं नहीं मिला, बल्कि निक केबिन में ही खेल रहा था। एना की इस बात पर स्कॉट उसे बोलता है कि वो चीज सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम था, क्योंकि तुम उसके बारे में सोच रही थी, जिस वजह से वो चीज तुम्हें रियल लगी। इसके बाद स्कॉट को जंगल में एक फॉक्स मिलता है जो खुद को ही नोच रहा था। वो स्कॉट को कहने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और असल में कुछ ठीक भी नहीं हो रहा था। इसके बाद चैप्टर 3 डिस्पेयर शुरू होता है, जहां स्कॉट गाइनोसाइड नाम की वही बुक देखता है जिस पर एना काम कर रही थी। इसी के साथ वो कुछ फोटोज और नोट्स को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि फोटोज और नोट्स औरतों को जलाकर मारने के बारे में थे। स्कॉट को समझ नहीं आता कि एना इस चीज पर क्यों काम कर रही थी। इसके बाद स्कॉट एना के साथ बात करता है, तो एना उसे बताती है कि वो जिस थीसिस पर काम कर रही थी असल में उसकी असलियत उसे पहली बार यहाँ आने के बाद पता चली थी। एना का कहना था कि इविल नेचर नहीं, इविल ह्यूमन है, इविल वुमन है, क्योंकि वुमन का अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे तो इविल पावर कंट्रोल करती है। वही बताती है उसे क्या करना है। ये सुनकर स्कॉट एना को बोलता है कि तुम तो इविल के खिलाफ काम कर रही थी, ये साबित करना चाहती थी कि वुमन इविल नहीं
है, पर एना सुनने को तैयार नहीं थी। इसी बीच वो स्कॉट से फिजिकल रिलेशन बनाने को बोलती है, पर उसके मना करने पर वो न्यूड ही केबिन से बाहर निकलकर एक पेड़ के पास लेटकर मास्टरबेट करने लगती है। स्कॉट ये सब देखकर उसके पास जाकर उसके साथ फिजिकली होता है। इसी के साथ हम वहाँ पर पेड़ के नीचे निकले कुछ हाथों को भी देखते हैं। ये सीन शायद औरतों की शैतानी ताकत को दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद एना को निक की ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाई देती है, जिसमें दिखाया गया था कि निक के एक पैर में डिफॉर्मेशन हुई थी। उसके साथ ही निक के जूतों की भी फोटो थी। स्कॉट रिपोर्ट और निक के जूतों की फोटो देखता है तो वो एना से पूछता है कि क्या उसने निक को गलत साइज के जूते पहनाए थे, क्योंकि निक के पैर में जो डिफॉर्मेशन आई थी वो उन जूतों के कारण ही आई थी। स्कॉट निक की मौत के बारे में भी सोचता है, शायद निक का पैर विंडो से उसके डिफॉर्मेशन के कारण ही फिसला होगा। स्कॉट के सवाल सुनकर एना अजीब बिहेव करने लगती है और इसी बीच वो स्कॉट के साथ फिजिकली होने की कोशिश करती है, पर उसे संतुष्टि नहीं मिली तो वो स्कॉट के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाती है और एक रोड को ड्रिल करके स्कॉट के पैर में डाल देती है। और जब स्कॉट को होश आता है तो वो कैबिन से निकलकर बाहर पेड़ के बीच बने गड्ढे में छिप जाता है। एक तरफ एना देखती है कि स्कॉट वहाँ नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगती है। इसी बीच पेड़ के नीचे से स्कॉट को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो खोद कर देखता है तो वहाँ एक जिंदा क्रो मिलता है जो आवाज करनी शुरू कर देता है। क्रो की आवाज सुनकर एना स्कॉट को ढूंढ लेती है और वो उसे वहीं दबा देती है, पर बाद में उसे याद आता है कि स्कॉट उसका पति है जो उसकी मदद ही कर रहा था। ये सोचकर एना स्कॉट को वहाँ से निकाल कर कैबिन ले जाकर डाल देती है और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 3 मतलब 3 बेगर्स। स्कॉट को कैबिन लाने के बाद एना भी वहीं लेट जाती है जो कि फिर से मास्टरबेट करने की कोशिश करती है। इसी बीच एना पास्ट के कुछ सीन सोचती दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं जब निक विंडो पर चढ़ रहा था तो एना ने उसे चढ़ते हुए देखा था। वो चाहती तो उसे रोक सकती थी, पर वो फिजिकली इतनी बिजी थी कि उसने अपने बेटे को ही दाव पर लगा दिया। खैर तभी एना एक सीजर से अपना प्राइवेट पार्ट भी काट लेती है। इसी बीच वुडन फ्लोर के नीचे से फिर से क्रो की आवाज आने लगती है। स्कॉट वुडन फ्लोर तोड़कर देखता है तो उसे रेंच मिलती है, जिससे वो उस रोड को पैर से निकाल लेता है। इसी बीच एना उस पर अटैक भी करती है, पर स्कॉट एना को ही मार डालता है। जिसके बाद वो एना की डेड बॉडी को वही जंगल में जलाकर जाने लगता है तो वहाँ काफी सारी डेड बॉडीज निकलती दिखाई देती हैं। इसी के साथ उसे वहाँ पर 3 बेगर्स दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में स्कॉट को काफी सारी औरतें आती दिखाई देती हैं जिनके फेस ब्लर थे और यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। गाइज अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।